नमस्ते सहृदय मित्रों, कैसे हो तुम सब। आज भी एक कहानी सुननी है ना। आज की हमारी कहानी विवाहित जीवन में जब सब कुछ देखने में ऊपरी तौर से सामान्य सा लगे, सब कुछ अच्छा लगे, सब कुछ सुखी लगे, मगर फिर भी अपने आप में जुड़ा हुआ न लगे, अपने आप से पराया लगे, ऐसी ही बातों की लिखित प्रतिक्रिया के आधारित आज की हमारी कहानी पत्नी का पत्र, जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई है। श्री चरण कमलेशु, आज हमारी शादी को 15 वर्ष हो गए, लेकिन इन 15 वर्षों में मैंने तुम्हें कभी कोई चिट्ठी ना लिखी, सदा तुम्हारे पास बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती रही, न जाने कितनी बातें सुनती रही, किंतु चिट्ठी लिखनी जितनी दूरी कभी बनी ही नहीं। आज मैं श्री क्षेत्र के तीर्थ करने आई हूँ, तुम्हारे घर की मंझली बहू हूँ, मगर आज 15 वर्ष बाद समुद्र किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि मेरा ये जगत और ये जगदीश्वर के साथ एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। इस चिट्ठी को तुम अपने घर की मंझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। ऐसे ही शुरुआत करते हुए पत्नी अपने पति को आगे लिखती है अपने शैशव के बारे में और उनके साथ शादी तक की सारी घटनाओं को याद करते हुए आगे लिखती है कि शैशव काल में मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ सन्निपात के जबर से पीड़ित हुए। खैर, भाई तो मेरा मारा गया, मगर मैं बच गई। तो मोहल्ले भर की औरतें कहने लगी कि मृणा लड़की है ना, इसीलिए बच गई, लड़का होती तो भला बचती क्या। यमराज भी चोरी के मामले में बड़े निपुण हैं, उनकी नज़र भी हमेशा कीमती चीज़ों पर ही रहती है। मेरे नसीब में मौत नहीं थी और ना ही है। यही बात तुम्हें अच्छी तरह समझाने के लिए ही आज मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तुम्हारे माँ की बस एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी मंझली बहू से पूरी की जाए, नहीं तो भला तुम सब हमारे दुर्गम गांव में, जहां दिन में भी शियार बोलते हैं और जहां स्टेशन से उतरकर छकड़ा गाड़ी में बैठकर और उसके बाद कच्चे रास्ते में पालखी में बैठकर इतना सारा कष्ट उठाकर मुझे देखने नहीं आते। उस दिन मेरे पिता की छाती धक धक कर रही थी और माँ तो सुबह से ही दुर्गा का नाम जप रही थी। उन्हें तो बस अपनी बेटी के रूप का भरोसा था, मगर स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ जो भी मोल लगाता वही उसका मूल्य हो जाता। इसीलिए तो हजारों रूप गुण होने पर हम लड़कियों का संकोच कभी दूर ना होता। मुझे भी उस दिन कहीं छिपने की जगह न मिली थी। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कंपाती हुई शहनाई बजी और मैं तुम लोगों के घर आ पहुंची। तुम्हारे मोहल्ले की सारी औरतों ने मेरे सारे ऐबों का ब्यौरावार हिसाब लगाया, मगर फिर भी उन्हें बोलना ही पड़ा कि चलो
सब कुछ होते हुए भी सुंदर तो है। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का मुंह भारी हो गया था। मैं सुंदर हूँ ये बात भूलने में तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मगर मुझ में बुद्धि भी है ये बात तुम सबको पग पग याद करनी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्राकृत है कि तुम लोगों की गृहस्थी में इतने साल रहने पर भी आज भी वह टिकी हुई है। मेरी माँ मेरी इस बुद्धि से बड़ी परेशान रहती। लड़कियों के लिए तो ये एक बला ही थी। तुम्हारे घर की बहू बनने के लिए जितनी बुद्धि की ज़रूरत थी उससे कई ज़्यादा बुद्धि विधाता ने दे डाली है। अब तुम ही बताओ, लौटाऊं भी तो किसे लौटाऊंगी। इसी तरह वो आगे अपनी घर गृहस्थी के बारे में, अपने माँ बनने के बारे में, माँ बनने के बाद भी मातृत्व से वंचित रहने की सारी वेदना के बारे में बातें याद करते हुए अपने पति को लिखती है कि मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर की थी जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सब से छिप छिप कर कविताएं लिखा करती थी। मेरे अंदर तुम लोगों की मजली बहू के अतिरिक्त जो कुछ भी था वो तुम लोगों ने ना कभी देखा ना कभी पसंद किया। इसीलिए मैं एक कवि हूँ ये बात इन 15 वर्षों में भी तुम लोगों की पकड़ में ना आ पाई। तुम्हारे घर की प्रथम स्मृतियों में जो सबसे ज़्यादा मेरे मन में है वो है तुम लोगों की गौशाला। मैं गांव की गवई जब पहली बार इतने बड़े शहर में, इतने बड़े घर में जब आई तो मुझे वो 2 गाय और 3 बछड़े ही अपने चिर परिचित और आत्मीय लगे थे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने मुझे अपने साथ आने के लिए पुकारा था। आज अगर वो बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ भी महान है, जो कुछ भी सत्य है, वो सब मुझे ला देती और मैं मंजली बहू से एकदम से माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर माँ विश्व भर की माँ होती है। मुझे तो बस माँ बनने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति कभी प्राप्त न हुई। मेरी बेटी क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई और मैं फिर से अपने दैनिक कामों में लग गई, गाय और बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट ही जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की ज़रूरत ना रहती, मगर कभी कभी एक हवा का झोंका न जाने कहाँ से कोई बीज उड़ाकर ले आता है और पक्के दलानों में भी पीपल के अंकुर फूट आते हैं। उसी तरह मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में न जाने कहाँ से एक जीवन का बीज कहीं से आ पड़ा और बस तभी से दरारें शुरू हो गई। आगे वो इस जीवन बीज के बारे में
इस जीवन बीज के साथ अपने संबंध, अपनी आत्मीयता के सारे घटनाक्रमों को याद करते हुए लिखती है कि जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने जब तुम लोगों के घर में अपनी बहन के पास जब आश्रय लिया तो तुम लोगों ने कहा, ये कहाँ की बला आ पड़ी। मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी थी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के रहते ही तो अपनी बहन को अपने पास बुलाया था, मगर जब उन्होंने देखा कि इसमें ना उनके पति की इच्छा थी ना तुम सबकी, तो उन्होंने सबको दिखा दिखा कर खास तौर पर बिंदु के रहने की और पहनने की इतनी रद्दी व्यवस्था कर दी और घर के सारे नौकरानियों वाले काम उसे सौंप दिए। और मैं भी तो हर वक्त यही प्रमाणित करने में लग गई कि बिंदु हमारी गृहस्थी के ढेरों काम करती है और खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा कुछ अधिक न था, ना रूप ना धन। इसीलिए वो हमेशा अपने आप को बहुत छोटा समझती और तुम लोगों के घर में बहुत छोटी सी जगह में अपने आप को सिमट कर रहती। उनका ये प्रशंसनीय उदाहरण हम लोगों को बहुत तकलीफ देता। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा कभी नहीं बना पाती। मैं जिस चीज़ को, जिस बात को अच्छा समझती हूँ, उसे किसी और की खातिर बुरा मानना मैं उचित नहीं मानती। खैर, इसके तो बहुत सारे प्रमाण तुम्हें तो मिल ही चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई, पर मेरा कमरा एक मेरा कमरा तो था नहीं, इसीलिए मेरा काम आसान ना हुआ। बेचारी 2-4 दिन ही मेरे पास रुकी होगी कि उसके शरीर में कहीं से कुछ लाल लाल निकल आया। तो तुम सब ने कहा, ये तो शीतला है। क्यों ना हो, वो तो बिंदु थी ना। मैंने कहा, शीतला हो तो हो, मैं उसे अपने जच्चा घर लेवा जाऊंगी, किसी को कुछ करने की जरूरत ना है। धीरे धीरे बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा तो वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि उस प्यार से मुझे ही डर लगने लगा। उसके उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा स्वरूप देख लिया जो आज तक मैं जीवन में कभी न देख पाई। वो ही मेरा मुख्य स्वरूप है। मैं बिंदु जैसी लड़की को इतना प्यार करती हूँ, ये बात तुम सबको बहुत अकरती थी। इस बात को लेके खटपट होने लगी। इसीलिए तो जब मेरे कमरे से बाजूबंद की चोरी हुई तो तुम सब ने इस चोरी में बिंदु का हाथ है ये बात जताने में जरा भी लज्जा न दिखाई। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण न था, प्रमाण बस इतना था कि वो बिंदु थी। बिंदु को मैं जो पहनने के लिए कपड़े देती थी, उसे देखकर एक दिन तुम इतना क्रोधित हुए कि तुमने मुझे मेरी हाथ खर्ची के पैसे देना बंद कर दिया। तो मैंने भी दूसरे दिन से 1.25 रुपये जोड़े की मोटी सी सुतराऊ धोती पहनना शुरू कर दिया। तुम लोगों के घर में मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता था, पर तुम लोगों की
खुशी के बिना नहीं चल सकता। एक बात याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम सब ने जबरदस्ती बिंदु को अपने घर से निकाला क्यों नहीं। मैं समझती थी कि मन ही मन में तुम सब मुझसे और मेरी बुद्धि से डरते थे। ऐसे ही वो आगे बिंदु की शादी के बारे में और बिंदु की शादी की तकलीफ़ें और उस तकलीफ़ से बिंदु को बाहर निकालने की जद्दोजहद के बारे में वो अपने पति को लिखती है। एक दिन बड़ी जेठानी बोली, बिंदु का वर ठीक हो गया है। मैं नहीं जानती थी, पर तुम सबसे ही सुना कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पास आकर लिपट कर रोने लगी। बोली, जीजी मुझे ब्याह नहीं करना। मैंने उसे समझाते बुझाते हुए कहा, बिंदु डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मैंने सुना है तेरा वर सारी बातों में अच्छा है। उसने कहा, जीजी अगर वो इतना अच्छा है तो उसने मुझ में ऐसा क्या देखा जो भला उसे अच्छा लगा। उस दिन से बिंदु दिन रात रोती रहती। बिंदु को लेके मैंने घर में कई बार झगड़े किए थे, मगर इस बार बिंदु का ब्याह रुक जाए ये बात करने का साहस ना जुटा पाई। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी क्या तुम सब ने मुझे एकदम से त्याग दिया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, चाहे तुम जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती। शादी के 2-4 दिन बीते होंगे कि एक सुबह मैं जब कोयले की कोठार में गई तो देखा वहाँ कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई बिंदु मिली। मुझे देखकर मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। जीजी मेरा पति पागल है, सच कह रही हूँ मैं। अरे देखने में तो उसका पति पागल नहीं लगता था, मगर उसे पागलपन के दोहरे पड़ते थे। जब तीसरी रात उसका पति और घरवाले जब सो गए तो बिंदु चतुराई से वहां से भाग आई थी। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। धोखे से किए गए ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। मैंने बिंदु से कहा, तुम पहले जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रहना, देखूं कौन तुम्हें ले जाता है। तुम सब ने कहा बिंदु झूठ बोल रही है। तुम सब ने डर दिखाया कि बिंदु के ससुराल वाले पुलिस केस कर देंगे तो बड़ी आफत आ जाएगी, और उधर उसके ससुराल से उसके जेठ ने आके बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकियां देने लगा। इन सब बातों से डरी हुई बिंदु ने खुद ही अपने आप बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। अब मैं जानती थी, निश्चित तौर पर जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाएगी, पर अब तुम लोगों के घर वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन मैंने तो उसे वचन दिया था कि प्राण रहते मैं उसे नहीं त्यागूंगी। मेरा भाई शरद, छोटा भाई, जो कोलकाता में ही कॉलेज में पढ़ता था, और तुम तो जानते ही थे कि वो तरह तरह के वॉलंटरी काम करता था। मैंने उसे बुलाया और कहा, शरद अब जैसे भी हो तुम्हें ही बिंदु के बारे में
पता करना पड़ेगा। शरद का आना और मुझसे कमरे में बात करना तुम्हें और घर वालों को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। इतने में तुमसे फिर सुना कि बिंदु फिर से भाग गई है। मैंने शरद को पता लगाने के लिए दौड़ाया तो पता चला कि वो भागकर अपने चचेरे भाइयों के वहाँ गई थी, मगर उन लोगों ने उसे फिर से ससुराल पहुँचा दिया था। तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने के लिए तुम्हारी काकी तुम लोगों के यहाँ आकर ठहरी थी, तो मैंने भी उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करी, तो तुमने और घर वालों ने तुरंत हाँ भरी। मैं अगर कलकत्ता में ही रह जाती तो बिंदु की बात को लेकर फिर से कोई झगड़ा खड़ा करूंगी, ये बात का तुम सबको डर था। मुझे बुधवार को चलना था। मैंने शरद को रविवार की सुबह बुलाया और कहा कि जैसे भी हो बुधवार को पुरी जाने वाली ट्रेन में तुझे बिंदु को चढ़ा देना पड़ेगा। उसी दिन शाम को शरद फिर वापस आया। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी अब उसकी कोई ज़रूरत ना है। कल रात ही उसने अपने कपड़ों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जीजी चुपचाप अपने कमरे में जाके रोने लगी, मगर उस रोने में जैसे एक सांत्वना सी थी। चलो मर ही गई पर बच तो गई। और इधर गांव भर में लोग बातें करने लगे कि लड़कियों में आजकल कपड़ों में आग लगाकर मर जाना फैशन बन गई है। अब तीर्थ क्षेत्र में पहुंची हुई पत्नी अपनी मन की बात, अपनी मनोदशा के बारे में और खुद लिए गए निर्णय के बारे में अपने पति को अवगत कराते हुए आगे लिखती है कि मैं तीर्थ क्षेत्र में आ पहुंची हूं। लोग जिसे दुख कहते हैं तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी न मिला। तुम्हारे भाई का चरित्र चाहे जैसा भी हो, पर तुम्हारे चरित्र में ऐसा कुछ न था जिसके लिए मैं विधाता को दोष दे सकूं। ये चिट्ठी मैं तुम्हें कोई शिकायत करने के लिए नहीं लिख रही, ना मैं तुम्हें कोई शिकायत करना चाहती हूं, लेकिन अब मैं तुम लोगों के घर वापस लौट के नहीं आ सकती और ना आऊंगी। मैंने बिंदु की दशा देखी है। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है वो मैं पा चुकी हूं। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत ना है। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरों ने अब तक मुझे ढक रखा था। बिंदु ने आके उस आवरण में से मुझे देख लिया। वो अपनी मृत्यु के साथ वो सिर से पैर तक का आवरण उघाड़ गई है। मीराबाई भी तो नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो भारी थी
बचने के लिए उन्हें तो मरना नहीं पड़ा था। मीराबाई ने अपने गीतों में कहा है कि माँ छोड़े बाप छोड़े जो जहाँ कहीं भी है वो सब छोड़ दे, पर मीरा की लगन एक ही रहेगी, प्रभु अब जो होना है सो हो। ये लगन ही तो जीवन है और मैं अभी जीवित हूँ, मैं जीवित रहूंगी, मैं बच गई। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मृणाल। तो मित्रों, ये थी कहानी मृणाल की। एक ऐसी चिट्ठी पत्नी के द्वारा लिखी गई। कहानी की इस मृणाल की तरह हम में से कितनी मृणालें अपनी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था से ऊपर अपने आप को, अपने अस्तित्व को रख सकती हैं। आज तो आर्थिक तौर पे वो आत्मनिर्भर भी है, फिर भी वो ये साहस नहीं जुटा पाती। किंतु मृणाल की ये चिट्ठी वो साहस को प्रज्वलित कर देती है। आभार।